नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने जाना कि हाउस नंबर 36 में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जिससे तीनों घबरा गए थे। लेकिन करते क्या? उनके पास वहां रहने के अलावा और कोई दूसरा चारा था नहीं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब घटना हो क्यों रहा है। नीचे हाउसकीपर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसी घटना घट क्यों रही है? इतनी जल्दी दूसरा रेंटेड हाउस उनको मिल नहीं सकता था। इसलिए उन लोगों ने वहां रहना अपनी मजबूरी को समझा। धीरे धीरे देखते देखते होली का समय आ गया और मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ गई। एक रात अपने कमरे में आमिर सोया हुआ है और सो करके वह वेब सीरीज देख रहा है। रात के यही कोई 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। उसे लगा कि दूसरे रूम में भी उसके साथी सब अभी जग ही रहे हैं। सब अपना अपना जिसका जो मन है, पढ़ाई लिखाई या मोबाइल देखना, सब उसी में व्यस्त थे। वेब सीरीज देखते देखते कब रात के 1 बज गए उसे पता ही नहीं चला। जब वो घड़ी पर नजर डालता है तो रात के 1 बज रहे थे। दरवाजा खोल करके वो बाहर आया तो देख रहा है उसके सभी साथी सो गए हैं। वो फिर वापस अपने कमरे में जाता है। वहां अटैच बाथरूम में वो पेशाब करने के लिए जाने लगा और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा अभी खोला ही था कि उस रात घट गई एक भयानक घटना। वो घटना देख करके दंग रह गया। बाथरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बहुत धक्का देने के बाद जब वो दरवाजा खुला तो ऐसा लग रहा था जैसे पुराने जमाने का बहुत भारी दरवाजा खुल रहा है। वैसे ही आवाज सुनाई दी, और जबकि वास्तव में वो दरवाजा फाइबर का बना हुआ था। ये घटना देख करके आमिर डर गया। तभी बाहर के कमरे में वो भाग करके गया कि ये घटना दूसरे लोगों को बताया जाए। अभी वो आबिद के कमरे में गया ही था कि देख रहा है अंधेरे में आबिद एक पैर पे खड़ा होकर टकटकी लगाकर छत की ओर देख रहा है, जिसे देख करके आमिर बुरी तरह डर गया। वो बार बार उसे आवाज दे रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं है। वो एक हाथ एक पैर ऊपर किए हुए एक पैर पे खड़ा है और एक हाथ ऊपर किए हुए आकाश की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। उसने लाइट जलाई, तब भी आबिद पे कोई असर नहीं हुआ। वो उसी हालत में छोड़ करके अपने रूम में चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। डर लग रहा है लेकिन वो सोने की कोशिश कर रहा है। लाइट उसने बंद कर दी और जैसे ही लाइट बंद करी उसे लगा जैसे कोई बाथरूम से निकल करके आया है और उसके बगल में सो गया। उसे बिल्कुल अजीब सा लगने लगा। वो तुरंत उठ करके बैठ जाता है। लाइट बंद है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये है कौन। फिर वो सोने की कोशिश करता है और अपने ऊपर एक चद्दर डाल लेता है। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल करके छत पर जाकर टंग गई है। वो डर के मारे सीधा लेटा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा है हमारी आत्मा हमें छोड़ के जा रही है, हम मर चुके हैं या जिंदा हैं। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी। वो जोर लगा करके सूरज को चिल्ला रहा था, सूरज सूरज, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी।
अचानक से अपने बगल में रखे हुए मोबाइल पे उसका हाथ जाता है और मोबाइल की रोशनी जैसे ही जलती है सभी चीजें गायब हो जाती हैं। अब वो इतना डर चुका है कि डर के मारे वो सीधे सूरज के कमरे में भागता है और सूरज के कमरे में जा करके उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो दरवाजा पीटने लगा, जल्दी बाहर निकलो सूरज, जल्दी बाहर निकलो। अभी भी आबिद अपने कमरे में वैसे ही खड़ा है। सूरज आमिर के ऊपर चिल्लाता है, बताओ, आधी रात को तुम मुझे जगा दिए, मैं किसी तरह सो रहा था, मेरी तो वैसे ही फटी हुई है, पता नहीं इस कमरे में क्या क्या हो रहा है, और तुमने दरवाजा पीट करके मुझे और डरा दिया। आबिद बोला, अबे सनकी न बनो यार, ये बताओ कि हुआ क्या है। आमिर कहने लगा, मुझे उस कमरे में जाने में डर लग रहा है, मैं उस कमरे में जाना नहीं चाहता। किसी तरह तीनों एक साथ अपने आप को ढाढ़स बनाते हैं और फिर जाकर के तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। दूसरे दिन रात में फिर एक भयानक घटना घटती है और वो घटना आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पानी बरस रहा था, ठंडक थोड़ी सी बढ़ गई थी, लोग कंबल ओढ़ करके लेटे हुए थे। आबिद जमीन पर ही सोया हुआ था, आमिर अपने कमरे में सोया हुआ था और सूरज आबिद के साथ सोया हुआ, उसी के बगल में। रात में अचानक सूरज उठता है, उसे शायद पेशाब करने जाना है। वो देखता है कि आबिद अपने बिस्तर पर नहीं है। वो लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करते ही उसे लगता है कि आबिद बिस्तर समेत गायब है। अब वो भाग करके आमिर के कमरे में जाता है, उसका दरवाजा पीटने लगता है, कहता है जल्दी बाहर आओ, आबिद गायब। आमिर भी भाग करके आता है और दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं वो नीचे गया हो, लेकिन मेन गेट तो अंदर से बंद है। तो आखिर आबिद गया कहाँ? बगल वाले रूम में जिसमें सूरज रहता था उसमें देखने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। अभी वो उस दरवाजे से सट कर जा ही रहे होते हैं कि अंदर से कराहने की आवाज आती। दोनों भाग करके उस दरवाजे को खोलते हैं और जब दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे के अंदर का जो दृश्य था उससे देख करके उनके होश उड़ जाते हैं। उनका शरीर थर थर कांपने लगता है, ठंडक में होते हुए भी पसीना निकल रहा होता है। बिस्तर पर आबिद चुपचाप बैठा हुआ है और शीशे में देख करके बड़बड़ा रहा है। ये कमरा हमेशा खाली रखा जाता था, किसी के आने के बाद ही इसमें कोई सोता था, लेकिन आखिर आबिद बिस्तर समेत वहां गया कैसे? आबिद को झकझोर करके लोग उठाते हैं जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा हो। आबिद चौंक करके बोलता है, क्या हुआ? अरे मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो तुम्हारे साथ बाहर सोया हुआ था, ये कौन मुझे ला करके यहाँ रखा, और यहाँ इस कमरे में पानी कहाँ से आया है? दोनों उसे पागलों की तरह देखने लगते हैं और तीनों एक बार फिर डर के मारे एक जगह बैठ जाते हैं। दोनों आबिद को पानी पिलाते हैं और फिर तीनों एक साथ एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो मकान हॉन्टेड है या नहीं है, और अगर हॉन्टेड है तो अब तक उस मकान में लोग कर क्या रहे हैं, और अगर हॉन्टेड नहीं है तो ये घटनाएं हुई कैसे? आखिर आबिद उस कमरे में बिस्तर समेत कैसे गया? जबकि उससे पूछने पर वो खुद स्वीकार करता है कि मुझे नहीं पता, मैं बिस्तर से उठ करके वहां गया ही नहीं, मेरे जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर
आमिर के शरीर से एक निकलती हुई आत्मा कौन थी? क्या उस घर में रह रही आत्मा इन तीनों के शरीर में प्रवेश कर गई है अथवा इन्हें डराने की कोशिश कर रही है? ये तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, क्योंकि वो अभी भी उस मकान में रह रहे हैं। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू हुई है। आगे क्या होता है, जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा आगे, फिर इसकी कड़ी को जोड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।